हम जैसे जरूरतमंद लोग, जिसे काम करने की जरूरत होती है, अपने काम की जरूरत होती है, चाहते हैं जल्दी से पैसा दे करके हम काम करवा लें। ये आदत हमने बिगाड़ रखी है उन लोगों की। तो ईश्वर शर्मा ने एक व्यंग्य किया है इस चैप्टर के माध्यम से, एक व्यंग्य किया है उन्होंने। और हमें यह बताया है कि अब उन्हें उसी की आदत हो गई है। अब जब तक वे पैसा नहीं लेते हैं, भोला राम एक सीधा साधा गांव का आदमी है जो 5 हॉर्स पावर का पंप लगाना चाहता है खेतों की सिंचाई के लिए। सिंपल सी बात है, किसान खेती के लिए पंप लगाते हैं, वो भी लगाना चाहता है। लेकिन सारे मोहल्ला उसके गांव वाले उसे समझाते हैं कि कोई तुम्हें सरकार से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है पंप चलाने के लिए। लेकिन वह नियम कानून से चलना चाहता है। भोला राम सीधा साधा इंसान है, वह किसी तरह के झमेले में नहीं पड़ना चाहता है। इसलिए वह कहता है कि नहीं, मैं जब तक सरकारी दफ्तर में जाके परमिशन नहीं लूंगा तब तक मैं पंप नहीं लगाऊंगा। और इसके चक्कर में जो एक कहावत इसमें दिया है, आप बला पकड़ गला, मतलब बला को वह खुद निमंत्रण दे देता है कहने का अर्थ। और चला जाता है सरकारी दफ्तर, और सरकारी दफ्तर में कैसे उसे तरह तरह की यातनाएं दी जाती हैं। सब एक टेबल से दूसरे टेबल भेजते हैं, और जब प्रार्थना पत्र ये लिख करके ले जाता है तो उसे उसकी हर तह को वो धीरे धीरे खोलते हैं। क्यों खोलते हैं धीरे धीरे? उन्हें लगता है कि इसमें शायद कुछ रुपया रखा हो। रुपया मिलते वो कागज का पत्र नहीं, कोई रुपया नीचे ना गिर जाए। वो आपके काम के लिए वो बेचैन नहीं है, वो अपने रुपए के लिए बेचैन है। उन्हें लगता है कि कहीं तह को जल्दी से खोल दिया, कागज के तह को जल्दी से खोल दिया तो नोट नीचे गिर जाएगा और पूरे दफ्तर में लोग जान जाएंगे कि मैं घूस लेता हूँ। घूस भी लूं और किसी को पता भी ना चले, और उसके बाद मैं आगे बढ़ाऊं। उसका जायज क्या? अच्छा, सीरियल दे रहा है। आ, आ, हाँ, ऑफिस ऑफिस देता था। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम ऑफिस ऑफिस जो था ना, कभी मौका मिले तो देखिएगा। बस वही आप अगर स्मार्ट टीवी है तो आप देख सकते हैं कि उसमें आप ऑफिस ऑफिस देखिएगा। जो प्रोग्राम था जस्ट वही है, भोला राम ने पंप लगाया। कि कैसे एक पंकज कपूर उसमें, एक जैसे ये भोला राम है वैसे उसमें पंकज कपूर है, वो भी सीधा साधा भोला भाला इंसान है। और कैसे सरकारी दफ्तर के उसे चक्कर लगाने पड़ते हैं अपने जायज काम के लिए। सरकारी अफसर उसे कितना दौड़ाते हैं, कितना परेशान करते हैं, और अंत में थक करके भोला राम दफ्तर के चक्कर लगाते लगाते कभी बिजली साहब के पास तो कभी सिंचाई साहब के पास, तो कभी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का दिक्कत, तो कभी बड़े बड़े अफसरों के पास जाना पड़ता है, भूमि के मालिक के पास जाना पड़ता है, जंगल विभाग के पास जाना पड़ता है। 5 हॉर्स पावर का पंप लगाने के लिए उसे इतने चक्कर काटने पड़ते हैं। और काटते काटते अंत में वो परेशान हो जाता है। और इसमें लास्ट पैराग्राफ दिया है कि महान सरकारी परंपरा के अनुसार वह बिना इजाजत फिर पंप लगा लेता है और खेतों की सिंचाई करने लगता है। बड़े बड़े अफसर आते हैं, देखते हैं कि वह सिंचाई कर रहा है, 5-10 रुपए उन्हें धराता है और मजे से उसे सिंचाई करने देते हैं। तो एक बहुत बड़ा ये सरकारी महकमा पे, सरकारी दफ्तर पर एक व्यंग है इस चैप्टर में। वही उन्होंने, ईश्वर शर्मा ने उजागर किया है। आपको ऐसा नहीं लगता कि जो सरकारी दफ्तर का चक्कर लगाता है, एक सर्टिफिकेट की आपको जरूरत होती है, वो कितनी बार दोहराते? कभी ऐसा होता है कि आप गए और एक दिन में आपका काम हो गया हो? ऐसा नहीं होता। आप तो शायद नहीं, पर आपके पापा जरूर इस परेशानी को झेलते होंगे। ऐसा क्यों होने लग रहा है बेटा बार बार? हाँ, तो भोला राम ने पंप लगाया। हमारी सरकारें भ्रष्टाचार को उजागर करता है, और ये सरकारी नियम कानून के प्रति हमारे मन में घृणा भर देता है। यही इस पाठ में बताया गया है। इसके अलावा अगर आप कुछ और जानते हैं तो बताइए, जो बच्चे पढ़े हैं बता सकते हैं। सरकारी अफसर जो होते हैं वो पैसे के भूखे होते हैं। मैं सब की बात नहीं करती, लेकिन परसेंटेज ज्यादा उनकी है। कुछ ईमानदार लोग आज भी बचे हैं, लेकिन उनकी ईमानदारी के पे सब उनका मजाक उड़ाते हैं।
उनकी ईमानदारी पे लोग उन पे हंसते हैं, बल्कि जो व्यक्ति ईमानदार है उसका परिवार भी उसका साथ नहीं देता है, हमेशा कहता है कि आप ही की पोस्ट पे रह के फलाना आदमी को देखिए इतना कुछ कर लिया और आपने आज तक क्या किया। परिवार भी उसे इस चीज की इजाजत नहीं देता है कि वह घूस बिना लिए काम करे। परिवार की भी इच्छा होती है कि वह घूस ले और ऐशो आराम की जिंदगी जिए, और जो पैसे जिनके पास नहीं है, और सरकारी दफ्तर में आप देखिएगा बड़े बड़े गांधी जी के फोटो लगाए रहेंगे सब, गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी, और गांधी जी का फोटो लगा करके टेबल के नीचे से ये लोग पैसा लेते हैं। इस तरह का व्यंग्य किया गया है इस पाठ के माध्यम से, और बिल्कुल सच्चा है। हर किसी को परेशानी होती है। बताइए कितनी बड़ी बात है 5 हॉर्स पावर का पंप लगाना, कोई बड़ी बात तो नहीं है, हर किसान ये काम करता है। लेकिन उस पूरे चैप्टर में करीब लगता है मुझे 6-7 पेज का है ये चैप्टर, और इसमें यही बताया गया है कि किस तरह से वह परेशान हुआ है चारों तरफ भोलाराम। आप सारे बच्चे इस चैप्टर को पढ़े हैं? 5 पेज का है ना? हाँ, अच्छा। और कुछ ऐसा है जो बताने में मेरे छूट रहा है, आपने पढ़ा हो? हाँ, वही पहले पहले वह बिजली विभाग जाता है, फिर वहां से सिंचाई अधिकारी, फिर क्या कहते हैं वन विभाग में भेजा। हाँ, खनिज विभाग, और सब उसकी फटकार लगाते हैं, सब जगह उसे फटकार मिलती है। दौड़ते दौड़ते चक्कर लगाते लगाते वह परेशान हो गया, और जब खेती का समय बीत जाएगा तो वो पंप लगा के भी क्या करेगा। वो दौड़ते दौड़ते थक जाता है, और अंत में दिया है आपके चैप्टर में कि महान राष्ट्रीय परंपरा के अनुसार, यानी राष्ट्रीय परंपरा क्या है? घूस लेकर के काम करना। सब अपने आप को देशभक्त ईमानदार साबित करते हैं, लेकिन बिना घूस लिए वो काम नहीं करते हैं। यही इस पाठ में बताया गया है। और महान राष्ट्रीय परंपरा का पालन वो करता है, क्या उल्लंघन करता है? उस सत्य और अहिंसा के पथ को वह छोड़ करके भ्रष्टाचार के पथ पर वो भी चल पड़ता है, और बिना इजाजत वो पंप लगा करके खेतों की सिंचाई शुरू कर देता है। और वह भी खुश है और अधिकारी लोग भी खुश है, क्योंकि वह जान गया कि अधिकारी लोग खुश कैसे रहेंगे, उसका काम कैसे चलेगा। वह उन्हें खुश करता रहता है, अधिकारी लोग उसे चुपचाप खेती की सिंचाई करने देते हैं। तो अंत में वह भी भ्रष्टाचार, कोई व्यक्ति अगर चाहे कि ईमानदार रह के वह जीवन यापन करे, तो हमारी जो यह नीति बनती जा रही है और जितने लोग भ्रष्ट होते जा रहे हैं दिन ब दिन, ईमानदार की संख्या घटती जा रही है। और अंत में उसे इस पाठ में क्या दिखाया गया है? अंत में उसे भी भ्रष्टाचार में ही लिप्त हो जाना पड़ा है, गलत रास्ते पर तो वो भी चल पड़ा है, तभी तो वो खेती की सिंचाई कर पाया है। तो यही बताया गया है। इसका तो बेटा ऑनलाइन क्लास में तो रीडिंग हम कर नहीं सकते, मेन पॉइंट हमने आपको ये बताया इस चैप्टर को। अब आप कितना समझे, 1-2 क्वेश्चन पूछने के बाद मैं देख लेती हूँ। भोलाराम पंप क्यों और कैसे लगाना चाहता था? इजाजत के, हाँ, वह सरकारी इजाजत के साथ लगाना चाहता था। भोलाराम खेतों की सिंचाई के लिए पंप लगाना चाहता था, और सरकार से इजाजत लेकर के वह पंप लगाना चाहता था। बस इतना ही सा आंसर उसका होगा। फिर आगे देखे बेटा, बिजली साहब ने दरखास्त की हर तह को धीरे से क्यों खोला? बेटा एक 1 बाय 1 बोलो बेटा, आवाज वैसे फिर कोई किसी की नहीं सुन पाएंगे, बोलो। बिजली साहब ने दरखास्त की हर तह को धीरे से क्यों खोला? हाँ, कि अगर उस तह में कुछ रुपए हुए तो वह नीचे ना गिर जाए, टेबल के नीचे ना गिर जाए, इसलिए उसने हर तह को धीरे धीरे खोला। हाँ, सिंचाई साहब ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्राप्त करने की क्या प्रक्रिया बताई?
हम्म। बेटा बेटा, दो दो बच्चे मत पढ़ो, दो बच्चे मत पढ़ो। हम्म। वैसे फिर किसी को समझ नहीं आएगी बेटा। सिंचाई साहब ने सिंचाई साहब ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्राप्त करने की क्या प्रक्रिया बताई? ठीक से बोलिए। हाँ बोलिए, बोलिए। हम्म। नहीं। हाँ, तो सिंचाई और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट किसने मांगा? भोला राम ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मांगा। भोला राम से मांगा गया ना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। लाने के लिए भोला राम को कहा गया ना। सिंचाई साहब ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्राप्त करने का क्या तरीका प्रक्रिया बताया? ये भोला राम से जब मांगा गया, जब बिजली साहब ने मांगा तब ना वो सिंचाई साहब के पास गया। और सिंचाई साहब ने प्राप्त करने का यह तरीका बताया। और कितना लंबा चौड़ा बताया उन्होंने तरीका? बहुत लंबा चौड़ा तरीका उन्होंने बताया। पहले तो उन्होंने कहा कि भूमि स्वामी का प्रमाण पत्र, हाँ, प्रमाण पत्र है कि नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि नदी कोई हमारे अंडर में नहीं आती। हम्म। खनिज विभाग में जाने की बात कही ना। कोई नदी वदी हमारे अंडर में नहीं आती, हमें जंगल काटने से फुर्सत नहीं। ये जंगल साहब ने कहा, जंगल साहब से मांगने के लिए कहा। हाँ, ये जंग हाँ, खनिज विभाग में भेजा लेकिन। हाँ, पानी हमारे अंडर में होता तो ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की बहुत लंबी प्रक्रिया बताई, आपके चैप्टर में वो दिया हुआ है क्लियर, कि किस तरह से आप लेंगे। पहले नदी के पानी को देखा जाएगा, बहुत ज्यादा पानी निकल जाएगा तो परेशानी हो जाएगी। और तो नदी खनिज विभाग में जाइए, पहले जंगल विभाग में जाइए, फिर खनिज विभाग में जाइए। इस तरह से बेटा इसका आंसर हम आपको आप ढूंढ लेते तो ठीक है, नहीं तो इसका आंसर मैं आपको भेज दूंगी व्हाट्सएप पे। ठीक है। महान राष्ट्रीय परंपरा किसे कहा गया है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात है, बहुत सही आंसर। कौन बच्चा बोला, नाम बताओ बेटा। अच्छा, सुरभित 8G। बहुत बढ़िया, बहुत सही आंसर। भोला राम ने इसका उल्लंघन क्यों किया? भोला राम ने इसका उल्लंघन, वह सच्चा और ईमानदार व्यक्ति था और वह नियम कायदे से ही किसी कार्य को करना चाहता था। हम्म। पाठ के माध्यम से लेखक ने किस सच्चाई को उजागर किया? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। पाठ के माध्यम से लेखक ने वर्तमान समाज में फैले भ्रष्टाचार को उजागर किया है। उन्होंने उन्होंने यह भी बताया है कि सरकारी अफसर कितने भ्रष्ट हो चुके हैं
कि वह किसी आम जनता की एक छोटी सी समस्या को भी बिना पैसे के हल नहीं कर पा रहे हैं और उसे कितना दौड़ाते हैं। हाँ, क्या बेटा? तो रिश्वत दे, यही भ्रष्टाचार यही हुआ ना बेटा। इसी सरकारी भ्रष्टाचार को ना उन्होंने उजागर किया है, इसी सच्चाई को उन्होंने उजागर किया है। लेखक ने समाज में फैले, वर्तमान समाज में फैले भ्रष्टाचार को उन्होंने उजागर किया है कि सरकारी दफ्तर के में बिना पैसा लिए या बिना चक्कर लगाए कोई काम नहीं हो सकता है। जो पैसे देते हैं उनकी काम जल्दी से हो जाती है, और जो पैसे नहीं देते हैं उन्हें सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाते लगाते उनकी जूतियां घिस जाती है, वो परेशान हो जाते हैं। यही इसी सच्चाई को इसमें उजागर किया है कि एक छोटी सी काम के लिए भी सरकारी अफसर इतने भ्रष्ट हो चुके हैं कि एक छोटी सी काम की भी कीमत वह अलग से लेना चाहते हैं, जबकि सरकार उन्हें पूरी तनख्वाह देती है, लेकिन इन्हें ऊपरी आमदनी की आदत पड़ गई है। जब तक ऊपरी आमदनी ना हो, वह किसी की परेशानी से उन्हें कोई मतलब नहीं होता है, और जब तक वह पैसा नहीं प्राप्त कर ले ऊपरी आमदनी का, तब तक वो कोई काम नहीं करते हैं। यह बताया है उन्होंने। वाह! आपकी एक बात बताए बेटा, आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है और ये यूट्यूब पे जाएगी, आप इंजॉय करें खूब। हम्म, बहुत अच्छी बात है। कितने पढ़ने वाले आप हैं? कौन है? आशीष रंजन के पास से आ रही है आवाज? आशीष राज या आशीष रंजन? अच्छा, बेचारे पढ़ते पढ़ते बहुत बोर हो गया। आशीष राज टेंशन, अच्छा गलती से हो गया। मैं तो सोच रही हूँ कि अलग से फोन करूं आपके घर पे, दोबारा फिर ये गलती नहीं होनी चाहिए। समझ गए आप? क्योंकि आपकी रिकॉर्डिंग चल रही है और यूट्यूब पे ये जाएगा, आप यूट्यूब को जरूर सर्च करेंगे और देखेंगे। यूट्यूब पे आपको इसको देखना है, इसका लिंक भेज दिया जाएगा आपके व्हाट्सएप पे, और आप बच्चे की क्या एक्टिविटी है सारी दुनिया देखेगी। कितनी बेइज्जती की बात होगी। डिसिप्लिन में रह के क्लास करो बेटा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। मतलब ये क्वेश्चन जो अब तक हमने पढ़ा, इस किसी क्वेश्चन में कोई परेशानी नहीं, सिवाय एक क्वेश्चन में थोड़ा सा ये लंबा आंसर है, इसलिए इसको मैं अलग से भेज दूंगी। सिंचाई साहब ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्राप्त करने की क्या प्रक्रिया बताई, ये हर बच्चे की समझ में नहीं आएगा। आप बुक पढ़ेंगे तभी इसका लाइन बाय लाइन आंसर लिख पाएंगे। आप खुद से कोशिश करेंगे और मैं भी इसका आंसर आपको भेजूंगी, ठीक है? बाकी में तो किसी क्वेश्चन में कोई परेशानी नहीं है आपको, है? हाँ बेटा बोलो, बोलो। पाठ के आधार पर लिखिए कि नीचे दिए गए कथन किसने कहे, क्यों कहे। केवल दरख्वास्त, और क्या देना पड़ता है नहीं मालूम है, किसने कहा? बिजली साहब ने। बिल्कुल सही। क्यों कहा? क्यों कहा? क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि भोला राम दरखास्त के साथ साथ उसकी तह में कुछ रुपए भी देगा, इसलिए उन्होंने कहा। और जब जब दरखास्त केवल केवल दरखास्त उन्हें मिला, उसमें रुपए नहीं थे, तो झुंझलाहट में बिजली साहब ने यह बात भोला राम से कही। ठीक है, इसको कम शब्दों में आप लिखेंगे, एक लाइन में आपको लिखना है, एक लाइन में आप लिखेंगे यह बात सिंचाई साहब ने कही, और इसलिए कही क्योंकि उन्हें उम्मीद था कि दरख्वास्त की तह में उन्हें कुछ रुपए मिलेंगे जो नहीं मिले थे। बस आप इतना लिख देंगे, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अरे नदी हमारी होती तो अब तक केवल रिकॉर्ड में दिखाई देती, किसने कहा? जंगल साहब ने कहा। बिल्कुल सही। क्यों कहा? क्यों कहा? क्यों कहा? नहीं बेटा, इसलिए उन्होंने कहा क्योंकि वो भोला राम को टालना चाहते थे। हाँ, वो अपने विभाग की कमी को एक तरह से उजागर कर रहे हैं, और उन्होंने दूसरी प्रक्रिया या दूसरी वजह उसकी ये थी कि वो भोला राम को टालना चाहते थे, उसके काम को वो नहीं करना चाहते थे। अगर वही भोला राम उन्हें उसमें नोट डाल के दे देता तो वो कोई समस्या नहीं आती।
लेकिन भोलाराम चूंकि वो बिना नोट के वह जानता था कि सरकारी दफ्तर है ही समाज जनता की सेवा के लिए और वहां हमारा काम हो जाएगा, वह इस नियम पे चल रहा था। लेकिन सरकारी दफ्तर तो किसी और नियम पे चल रहे थे, सरकारी अफसर किसी और नियम पे चल रहे थे। सरकारी नौकर है, सरकारी बैठकों दौरों से फुर्सत मिलेगी तब सोचेंगे, ये बात किसने कही? सिंचाई साहब ने कही। श्योर हैं आप? हाँ, क्यों कही? क्यों कही? क्या अपने विभाग की जिम्मेदारियों को? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्या बताने के लिए? अत्यधिक, वही बात हुआ ना, अपनी जिम्मेदारियों की बात वही हुई ना, कि मतलब वो इतने व्यस्त हैं, वह इतने व्यस्त हैं कि उन्हें फुर्सत ही नहीं है। क्यों? क्यों व्यस्त हैं? क्योंकि आए दिन उनकी मीटिंग और टूर उनका चलता रहता है। सरकारी बैठकों और दौरों से फुर्सत मिलेगी तब सोचेंगे। वह अपने आप को बहुत व्यस्त दर्शाते हैं कि उन्हें फुर्सत ही नहीं है कि वो उस पर ध्यान दे, उसके काम की ओर ध्यान दे। बातचीत के लिए वर्तमान समय में यदि कोई भोलाराम जैसी समस्या में फंस जाए तो उसे क्या करना चाहिए, बताइए? क्या करना चाहिए? आज के समय में आप, एक मिनट, आज के समय में आप इमेजिन कीजिए कि आप भोलाराम हैं और आपको सरकारी दफ्तर का काम है, आपको उस काम की बहुत हड़बड़ी है। आप करना, यानी आपका कोई सर्टिफिकेट ही निकालना है सरकारी दफ्तर से, तो फिर आप क्या करेंगे ये बताइए? बोलिए। क्या लिखा है क्वेश्चन में? फंस जाए तो उसे क्या करना चाहिए? बोलिए, क्या करना चाहिए? हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, कभी भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, पैसे के बल पे हमें अपना काम नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि सरकारी अफसर बैठे ही हैं हमारी सेवा के लिए। हम्म ये हमारी सेवा के लिए बैठे ही हैं, इसलिए कभी हमें उन्हें पैसा दे करके उनसे काम नहीं लेना चाहिए। ठीक है। पाठ में सरकारी अधिकारियों की कार्य प्रणाली के विषय को पढ़कर आपको क्या समझ में आया, चर्चा कीजिए। उनकी कार्य प्रणाली क्या होती है सरकारी अफसर की? वह दिन भर बैठे रहते हैं और आम जनता को वह परेशान करते हैं। उनकी छोटी सी काम के लिए उन्हें 4 बार नहीं करते हैं, एक छोटी सी काम के लिए उन्हें दफ्तरों का चक्कर लगवा देते हैं, क्योंकि उन्हें रकम चाहिए। अब तो रकम ही नहीं, अब मनचाही रकम चाहिए, हर काम की वो कीमत रखते हैं, इतनी मिलेगी तभी वो करेंगे। अब और भ्रष्ट हो गए। प्रणाली मतलब प्रक्रिया, प्रोसेस। हम्म वही कार्य प्रणाली, वर्क प्रोसेस जो उनका है वह किस तरह का है, किस तरह के कार्य की प्रक्रिया पर वो चलते हैं, किसका अनुसरण, किस कार्य का वह अनुसरण करते हैं, कहने का मतलब ये हुआ। हम्म आ बला पकड़ गला का क्या अर्थ है? इसका प्रयोग भोलाराम के लिए क्यों किया गया है, बताइए? नहीं, पहले बेटा आ बला पकड़ गला का अर्थ हम बताएंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल सही, मुसीबत को निमंत्रण देना, मुसीबत को निमंत्रण देना। और आ बला पकड़ गला का आप ये लिखेंगे, शाब्दिक अर्थ है मुसीबत को निमंत्रण देना या आमंत्रित करना। इसका प्रयोग भोलाराम के लिए इसलिए किया गया है क्योंकि गांव वालों की बात न मान करके वह महान राष्ट्रीय परंपरा का पालन करना चाहता है, वह सरकार से इजाजत लेकर पंप लगाना चाहता है, यानी मुसीबत को वह न्योता दे रहा है। नियम से सरकारी दफ्तर में तो कोई काम होते नहीं है, लेकिन भोलाराम नियम से चलना चाहता था, इसलिए उसने मुसीबत को न्योता दिया। और जो व्यक्ति नियम से चलना चाहता है उसे भोलाराम की तरह ही परेशानी उठानी पड़ती है। इसलिए हमें
आवाज उठानी चाहिए इसके खिलाफ, ना कि उसी राह पे हमें भी चलना चाहिए। अरे नदी हमारी होती तो अब तक केवल रिकॉर्ड में दिखाई देती, वास्तविकता में पेड़ों की तरह कब की साफ हो गई होती। कथन का अर्थ समझाइए, बता सकते हैं इसका अर्थ? नदी हमारी होती तो केवल रिकॉर्ड में दिखाई देती, यानी ये इतने भ्रष्ट हो चुके हैं कि ये नदियों का भी सौदा कर चुके होते। ये अधिकारी अपनी क्या बोले, कार्य प्रणाली को बता रहे हैं, ये किस, अगर इन्हें मौका मिल जाए तो ये क्या क्या कर सकते हैं। इन्होंने यह बताया है कि यदि नदी हमारी होती तो यह केवल रिकॉर्ड में ही दिखाई देती, वास्तव में नदी कहीं नहीं होती। जिस तरह से पेड़ों के, आप जंगल के, आप फॉरेस्ट अफसर लोगों का क्या काम होता है? लो बेटा, ये तो आप व्यंग बता रहे हो ना। फॉरेस्ट अफसर जंगलों की देखभाल करने के लिए होते, जंगल अधिकारी उन्हें कहा जाता है। और वो जंगलों की देखभाल के लिए होते हैं कि कोई पेड़ को ना काटे, पशु पक्षियों को कोई नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन वास्तव में क्या करते हैं ये जंगल अधिकारी? वास्तविकता में या पेड़ों को कटवा करके बेच भी देते हैं। दूसरे को नहीं काटने देते, लेकिन खुद कटवा के बेच जरूर देते हैं। उसी तरह से नदी अधिकारी के भी, अगर वो नदी उनके रिकॉर्ड में, अधिकारियों के अंडर में अगर नदी होती तो वह नदी को की भी सौदा कर चुके होते, उसके पानियों को बेच करके भी ये पैसा कमा लिए होते, लेकिन उस पर इनका अधिकार नहीं था। हाँ बोलिए। अंधाधुंध हो रहा है। लोग कहाँ, सरकार दिन रात यह प्रयास करे कि वृक्ष लगाएं, पेड़ लगाएं, जीवन बचाएं, और वहां पेड़ों की कटाई हो रही है। नदी, पहाड़, हर चीज का देखिए, पर्वत को चीर करके रास्ता बनाया जा रहा है। प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हमारा विज्ञान जो है वह आगे बढ़ने के लिए हमारे प्राकृतिक संसाधनों से वह खिलवाड़ भी कर रहा है। तरक्की तो जरूर कर रहा है, लेकिन हमारी प्राकृतिक जो संसाधन है उनके साथ वो खिलवाड़ भी कर रहा है। नतीजा भी हम भुगत रहे हैं ना। आप देखिए अभी कोरोना जो फैला है, ये भी एक प्राकृतिक आपदा है। इसके अलावा बाढ़ जो आती है, नदियों पे जो बांध बनाए जाते हैं उनको ईमानदारी से उस बांध की देख रेख नहीं होती है। आप एक बार मकान बना लेते हैं, आप नहा करके एक दिन साफ कपड़ा पहन लेते हैं, अगले दिन आप ना नहाए, अगर साफ, हमने एक उदाहरण दिया बेटा कि अगर आप अगले दिन ना नहाए, सोचे कल तो नहाया ही था, कल धुला हुआ कपड़ा पहना ही था, आज क्या जरूरत है, क्या होगा? धीरे धीरे आप रोग के शिकार हो जाएंगे। एक दिन नहाने से तो आपका काम चलता था। हमें देख रेख करनी होती है हर चीज की। मकान हमने बना दिया, ठीक है, बहुत सुंदर मकान, बहुत लोगों ने तारीफ किया, लेकिन अगर हम उसकी देख रेख ना करें, उसकी सफाई ना करें, उसमें समय समय पर पेंट पुचारा ना हो, तो क्या हमारा मकान वो पहले की तरह खूबसूरत रह जाएगा? नहीं रहेगा। हर चीज की देखभाल करनी होती है। तो ईश्वर ने तो हमें सब कुछ दिया, लेकिन हम उसकी देख रेख करने के बजाय उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप देखिए अभी जो भूकंप आ रहा है, ये प्राकृतिक आपदा, बाढ़ जो आ रहे हैं वो प्राकृतिक आपदा, अभी सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा आप ये देखिए कोरोना जो है, ये कितना बड़ा देन है। प्राकृतिक क्या, इसे तो मनुष्यों ने बनाया है ना, इस आपदा को, और सारे इसके शिकार हो रहे हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि हम प्राकृतिक संसाधनों से खिलवाड़ कर रहे हैं सिर्फ पैसे बनाने के लिए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा वायरस बनाता है तो क्यों? अपने आप को शक्तिशाली साबित करने के लिए। तो ये गलत भावना है ना। सबसे पहले तो मनुष्य में मानवता होनी बहुत जरूरी है। हमारा मोरल हमें क्या सिखाता है? हमारे में, मनुष्य का शरीर अगर हमने धारण किया तो मानवता भी हमारे अंदर होनी चाहिए, क्योंकि जितने भी जीव ईश्वर ने बनाए उसमें सबसे श्रेष्ठ मनुष्य है। मनुष्य का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। सबसे श्रेष्ठ जीव मनुष्य माना गया है, क्योंकि उसमें बोलने के साथ साथ सोचने समझने की शक्ति उन्होंने दी है। बाकी और किसी जीव को सोचने समझने की शक्ति उन्होंने नहीं दी है जितनी मनुष्यों को दी है। और हमने क्या किया? और एक मनुष्य का जन्म ऐसे नहीं होता है, 84 लाख योनियों को पार करने के बाद एक मनुष्य का जन्म होता है। और हम उस मानव जन्म का किस तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं, आप ये देखिए। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये बताया है। और भी क्वेश्चन है बेटा इसमें? बातचीत के लिए हो गया। और भी क्या कोई क्वेश्चन है? देखिए तो
हाँ, भाषा की बात की, अनुमान और कल्पना भी है। इस पाठ के लिए कोई एक अन्य शीर्षक सुझाइए और कारण भी बताइए, क्या होना चाहिए कोई और शीर्षक? हाँ, भ्रष्ट अधिकारी या सरकारी अफसर। क्या पूरे कहानी में? हाँ हाँ, भोला राम को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने के लिए मजबूर किया गया था। हम्म। ये लंबा हो जाएगा बेटा, शीर्षक हमेशा छोटा और सुंदर होना चाहिए। भ्रष्टाचार भी हो सकता है, सरकारी कार्यप्रणाली भी हो सकती है। टाइम लगता है बेटा, हम लोगों का ओवर होने पे आ गया क्या? हाँ, पंप लगाने की प्रक्रिया के दौरान भोला राम की सोच में क्या क्या परिवर्तन आए होंगे बताइए। जब वह पंप लगाया होगा तो क्या क्या उसके मन में चल रहा होगा?